हेलो दोस्तों, नमस्ते से कल आदाब। आप लोगों को वापस से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आस्क सौरभ पे। हम लोग हाजिर हैं हमारे इमरजेंसी प्रोविजंस की सीरीज को लेकर, जिसके अंदर आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे आखिरी आर्टिकल की, जो कि आर्टिकल 360 है। एंड दिस आर्टिकल टॉक्स अबाउट द फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी बेसिकली दोस्तों इज अ काइंड ऑफ इमरजेंसी जो कि जब देश फाइनेंशियल क्राइसिस में आ जाता है, यानी प्रेसिडेंट अप्रहेंड करता है या प्रेसिडेंट को लगता है कि फाइनेंशियल क्राइसिस में देश आ चुका है, तो प्रेसिडेंट आर्टिकल 360 के अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी का ऐलान कर देता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी किस प्रकार से प्रेसिडेंट रूल, स्टेट इमरजेंसी या फिर नेशनल इमरजेंसी से अलग है, उसको जानने के लिए हम लोग चलेंगे हमारी स्ट्रीम के ऊपर। मगर मैं स्ट्रीम पे जाने से पहले आप लोगों को एक फैक्ट और बता देता हूं कि जहां पे हमारी नेशनल इमरजेंसी 3 बार लागू करी जा चुकी है और प्रेसिडेंट रूल तो कई बार लागू करा जा चुका है, विच इज अनकाउंटेबल। Emergency which we are talking today, financial emergency, have never been ever been is like proclaimed or has been implemented in इंडिया। तो हमारे इतने बुरे दिन नहीं आए कि कभी हमको फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने की जरूरत पड़ी हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अगर आपसे पूछ जाए कि 3 इमरजेंसी में से कौन सी इमरजेंसी जो आज तक नहीं लगाई गई, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी इज वन ऑफ देम। एंड अब चलते हैं हमारी स्ट्रीम के ऊपर, जानते हैं क्या लिखा है आर्टिकल 360 के अंदर और किस प्रकार से फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रोक्लेम करी जाती है और किस प्रकार से फाइनेंशियल इमरजेंसी के अंदर चीजें होती हैं। तो चलिए बिना समय को और बात करें, चलते हैं हमारी स्ट्रीम के ऊपर। दोस्तों, पढ़ते हैं हमारे आर्टिकल 360 के बारे में, जो कि बात करता है फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारी तीसरी इमरजेंसी है और बहुत ही सिंपल तरीके से एक ही आर्टिकल के अंदर इसको एक्सप्लेन किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फोरफादर्स द्वारा। तो 360 बेसिकली बात करता है फाइनेंशियल इमरजेंसी की। ये कहता है, इफ द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड दैट अ सिचुएशन हैज अराइजन whereby the financial stability और क्रेडिट ऑफ इंडिया। तो दो चीज़ों किसकी बात करी गई है। पहली चीज़ है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, और बहुत ही ब्रॉड टर्म है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है उसको एक तरीके से मेज़र करने का कोई तरीका नहीं होता। ऐसा एक क्राइसिस जो था वो 1992 के टाइम पे आया था, जब इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व्स थे वो बहुत ही ज़्यादा डिप कर गए थे, जब मनमोहन सिंह जी ने ग्लोबलाइजेशन के कंसेप्ट के ऊपर इंडियन की मार्केट को ओपन किया था। तो ऐसा कुछ फाइनेंशियली जब देश की स्टेबिलिटी खराब होने लग रही हो, यानी फॉरेक्स रिजर्व्स कम होने लग रहे हो, या देश के पास जो है डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो और पैसे ना हो डिमांड्स मीट करने के, वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो जाए, या फिर देश का क्रेडिट जो है, यानी देश ने जो उधारी ले रखी है, जो क्रेडिट है देश का, वो उस पर असर पड़ जाए। तो ये दो चीज़ें अगर लगती हैं प्रेसिडेंट जी को कि ऐसा हो रहा है, दे हैव बीन थ्रेटेंड, अगेन इट कैन बी फॉर द पार्ट ऑफ टेरिटरी एज वेल। यानी सपोजिटली मान लेते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक स्टेट है जिसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा खराब हो गई। आपको पता होगा कि हर स्टेट भी एक तरीके के फिजिकल डेफिसिट को मेट करने की कोशिश करती है, एक डेट के अंदर होती है। जैसे बात कर रहे थे अभी पीछे, जब पंजाब की बात हुई, भगवंत मान जी जब चुने गए थे तो वो दिल्ली आए, तो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि पंजाब की सरकार के ऊपर इतना सारा कर्जा है कि अगर केंद्र ने उनकी मदद नहीं करी तो सरकार को बहुत नुकसान होगा। तो ये ऐसा अगर सपोजिटली किसी एक पार्ट ऑफ टेरिटरी, यानी इंडिया की किसी एक स्टेट में भी अगर ऐसा हो रहा हो, तब भी फाइनेंशियल इमरजेंसी को हम लोग लागू कर सकते हैं। बट अच्छी बात यह कि अभी तक टिल डेट 2023 के अंदर तक आज तक इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। तो आइए पढ़ते हैं कि प्रोक्लेमेशन इसका कैसे होता है, जो कि प्रोक्लेमेशन का इसका क्राइटेरिया है वो क्या है। सबसे पहले ये है, प्रोक्लेमेशन इशूड अंडर क्लॉज 1 मे बी रिवोक्ड वेरीड बाय सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन। तो मतलब वो ये, अगर इसको रिवोक करना है यानी इसे हटाना है, या फिर इसमें कुछ चेंजेस करने हैं यानी कंटिन्यूटी करनी है, या कुछ टर्म्स में चेंजेस करने हैं, तो वो एक सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन के थ्रू होता है। सब ऐसा सेम ही जो था नेशनल इमरजेंसी के अंदर भी बोला गया था कि सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन से किया जाता है। सेम ही चीज़ प्रेसिडेंट रूल के अंदर होती है कि अगर उसको रिवोक करना है, अगर उसको क्या कहते हैं उसमें कोई चेंजेस करने हैं, तो दैट टू कैन हैपन थ्रू अ subsequent proclamation. Then they said again, any emergency have to be laid before each house of the parliament, यानी दोनों हाउस, whether you talk about राज्यसभा और लोकसभा, इनके यहाँ पे उसको ले करना पड़ेगा। टाइम क्या दिया है वो देख लेते हैं। दिस प्रोक्लेमेशन शैल सीज टू ऑपरेट एट द एक्सपायरेशन ऑफ 2 months। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 महीने हैं, और दिस इज वेरी मच सिमिलर टू दी प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल के अंदर भी जो है 2 महीने का
टाइम दिया गया था। सिर्फ और सिर्फ जो नेशनल इमरजेंसी है, नेशनल इमरजेंसी के अंदर जो है वो आपका 1 मंथ का टाइम था, और उसको करने के पीछे रीज़न यही था क्योंकि नेशनल इमरजेंसी बहुत ही ज़्यादा सिवियर चीज़ है और उसको बहुत जल्दी रेटिफाई यानी बहुत जल्दी उसको रेजोल्यूशन के थ्रू अप्रूव कराना चाहिए दोनों हाउसेस से। इसलिए नेशनल इमरजेंसी के ऊपर जो है इन्होंने कोशिश करी थी कि उस पर टाइम पीरियड 1 मंथ रखा जाए। मगर प्रेसिडेंट रूल या फिर हम अगर बात करें फाइनेंशियल इमरजेंसी की, तो इन दोनों पे ही 2 मंथ्स का टाइम पीरियड आपके पास है, बफर पीरियड है बेसिकली, कि आप जाके इसको पास करा लें दोनों हाउसेस से। अगेन जो आपका ये नीचे पैराग्राफ है इसमें यही लिखा है, प्रोवाइडेड दैट इफ सच प्रोक्लेमेशन इज इशूड एट द टाइम व्हेन हाउस ऑफ द पीपल हैज बीन डिसॉल्व्ड और डिसोसिएशन ऑफ हाउस ऑफ पीपल टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2 मंथ्स रेफर टू इन सबसेक्शन सी। यानी वही वाली जो मैं आपको बता रहा था कि अगर लोकसभा जो है, क्योंकि देखो राज्यसभा जो है, राज्यसभा इज बेसिकली अ परमानेंट हाउस, राज्यसभा कभी भी जो है वो ख़त्म नहीं होता। वहाँ की जो मेंबरशिप है वो हर 6 ईयर्स में रिन्यू होती है, और एक टाइम पे वहाँ की मेंबरशिप जब रिन्यू होती है तो बाकी मेंबर्स ऑलरेडी होते हैं। बट लोकसभा क्या है, वो एक ही बार एंटर करता है इलेक्शन में, ठीक है, और सारे उसके जो मेंबर्स हैं वो एक ही बार चुनकर आते हैं। और साथ के साथ कई बार ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि या तो सरकार गिर जाती है या फिर हाउस डिसॉल्व हो जाता है, कि लोकसभा जो है वो डिसॉल्व होकर वर्क नहीं कर रही होती है, ठीक है, तो वर्क नहीं करती है। तो जब वो वर्क नहीं करेगी तो वहाँ पे पास कैसे हो पाएगा? तो ऐसी कंडीशन के लिए जहाँ पे लोकसभा जो है, लोकसभा जिसको डिसॉल्व कर दिया जाए, उसी के लिए जो ये प्रोविज़न यहाँ पे आपका दिया गया है। तो ये प्रोविज़न यहाँ पे दिया गया है वो यही बात कर रहा है कि अगर लोकसभा डिसॉल्व होगी तो लोकसभा जब भी, व्हेनेवर लोकसभा सिट्स और क्या कहते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द फर्स्ट टाइम, दैट if whenever it sits for the first time after its reconstitution, that this thing have to be passed from the Lok Sabha under the एक्सपायरेशन ऑफ द पीरियड ऑफ फर्स्ट 30 डेज। यानी लोकसभा जैसे ही रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद बैठेगी उसके 30 दिन के अंदर आपको ये इमरजेंसी फिर वहाँ से पास करानी पड़ेगी। सेम चीज़ हमने नेशनल इमरजेंसी के अंदर पढ़ी थी, और सेम चीज़ की बात ही हमारे प्रेसिडेंट रूल के अंदर करी गई थी, तो इसमें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। तो जो लोगों ने उस समय वीडियो को पूरा देखा उन्हें पता है कि कैसे होता है, ठीक है। अब आ जाते थर्ड में, ये अब बेसिकली बात करेगा कि होता क्या है इसके अंदर, पावर्स क्या क्या आ जाती हैं। क्योंकि देखो मैंने आपको बताया था बिफोर बिगिनिंग, एट द बिगिनिंग ऑफ द सीरीज़, कि इमरजेंसी प्रोविजंस जो हैं उनका बेसिकली एक ही मकसद है। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फोर फादर्स ने दिए थे इमरजेंसी प्रोविजन, उसका सिर्फ एक ही मकसद है कि एट द टाइम ऑफ क्राइसिस, क्राइसिस के टाइम पे इंडिया का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, यानी जो इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर है, डिफरेंट स्टेट्स, सेंटर डिफरेंट, इस फेडरल स्ट्रक्चर की वजह से जो डिवाइड है वो डिवाइड का नुकसान ना हो और क्राइसिस पे लॉस ना हो, ठीक है। तो इस लॉस को, क्राइसिस पे बचने से, इस डिवाइड से हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फोरफादर ने इमरजेंसी प्रोविजंस दिया था, जो कि हमारे देश को यूनिटरी यानी जो है एक सेंट्रल रूल पे ले आता है। तो इसलिए जो हर प्रोविजन है, चाहे वो आपका नेशनल इमरजेंसी हो, चाहे वो आपका प्रेसिडेंट रूल हो, चाहे वो आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी हो, ये तीनों के अंदर सेंटर के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स आ जाती हैं। उनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स आ जाती हैं जिससे कि वो क्राइसिस मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से कर पाएं। तो ये पावर वही यही बता रहे हैं, वो कह रहे हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एनी सच प्रोक्लेमेशन एज इज मेंशन्ड क्लॉज 1 इज इन ऑपरेशन, द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ यूनियन शैल एक्सटेंड टू गिविंग ऑफ द डायरेक्शन टू एनी स्टेट, ठीक है। तो स्टेट को डायरेक्शन देने पे वो एक्सटेंड हो जाती है टू ऑब्जर्व, मतलब स्टेट हैव टू फॉलो सच कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल propriety as may be specified in the direction and to the giving of such other direction as the president may deem fit। तो ये जो वर्ड है to observe such canons of financial propriety, तो ये कैनन्स का मतलब जो है वो है रूल्स से। कैनन्स का मतलब होता है कि जो रूल्स सेंटर देगा। वर्ड देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया, यूनियन। तो जो यूनियन है, जो इसको हम यूनिटरी बनाना चाह रहे हैं, जो यूनियन है वो स्टेट को उसकी एग्जीक्यूटिव पावर्स हो जाती हैं कि उस स्टेट्स को ऑर्डर देगा
कुछ फाइनेंशियल रूल्स फॉलो करने के लिए एज द प्रेसिडेंट में डीम फिट फॉर दैट सिचुएशन। तो वो जो रूल है टू फॉलो दिस फाइनेंशियल प्रोप्राइटरी फॉर फाइनेंशियल करेक्टनेस इज क्या कहते हैं विल बी गिवन बाय यूनियन टू द स्टेट। तो ये पावर जो है एक्सटेंड हो जाती है हमारे यूनियन के पास। जो यूनिटरी चीज़ मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ वो यही यूनिटरी चीज़ है कि हमारे हर इमरजेंसी प्रोविजन के अंदर यूनियन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स दी गई हैं। तो अब उन्होंने बताया कि वो रूल्स जो हैं वो सेंटर बताएगा स्टेट को कि कौन से फाइनेंशियल रूल्स आपको फॉलो करने हैं। तो उसके कुछ एग्जांपल्स भी इन्होंने हमारे 4 के अंदर दिए हैं। डिस्पाइट एनीथिंग इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन एनी सच डायरेक्शन मे इंक्लूड, ठीक है, इट मे इंक्लूड, क्या इंक्लूड करता है, अ प्रोविजन रिक्वायरिंग द रिडक्शन ऑफ सैलरीज एंड अलाउंस टू ऑल एंड एनी क्लास ऑफ पर्सन सर्विंग इन कनेक्शन विद द अफेयर ऑफ स्टेट। तो क्या कैसे कैसे ऑर्डर्स वो दे सकते हैं, वो ऑर्डर दे सकते हैं रिडक्शन ऑफ सैलरीज के, रिडक्शन ऑफ सैलरीज ऑफ हुम, रिडक्शन ऑफ सैलरीज ऑफ द government employees of the state, government employees of the state। तो ये जो है ये आपका पावर आप दे सकते हैं, आप क्या कहते हैं, ये आप ऑर्डर दे सकते हैं स्टेट को, ठीक है, स्टेट एम्प्लॉयज को, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा वो दे सकते हैं प्रोविजन विच रिक्वायरिंग ऑल मनी बिल्स, जितने भी मनी बिल्स हैं, और अदर बिल्स टू विच द प्रोविजन ऑफ 207। आर्टिकल 207 बेसिकली बात करता है मनी बिल्स के बारे में ही, आप इसको पढ़ेंगे। मनी बिल्स के बेसिकली स्पेशल जो आपका कुछ एक बिल्स होते हैं, स्पेशल प्रोविजंस होते हैं जिनको एज अ मनी बिल पास किया जाता है, उनके बारे में बात करता हूँ। तो इन शॉर्ट में वो कह रहे हैं कि इफ प्रोविजन रिक्वायरिंग ऑल मनी बिल्स और bills which are related to article 207 which is also kind of a money bill to apply to reserved for the consideration of the president। यानी जो ये bills हैं इनको प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रखना पड़ेगा आफ्टर दे आर पास फ्रॉम द लेजिस्लेचर। यानी आप कोई भी मनी बिल जो पास करेंगे स्टेट लेजिस्लेचर से, विच इज पास बाय स्टेट लेजिस्लेचर, यानी जो स्टेट लेजिस्लेचर जो मनी बिल अभी तक इंडिपेंडेंटली कर रहा है, हर स्टेट जो है वो अपना मनी बिल इंडिपेंडेंटली पास करती है। किसी भी सरकार की बहुमत की जो परिभाषा है वो उसके मनी बिल को पास करने की एफिशिएंसी से ही लगाई जाती है। अगर किसी सरकार का मनी बिल लैप्स कर जाए तो वो सरकार लैप्स कर जाती है, क्योंकि मनी बिल इतने पावरफुल और इतने सेक्रेड और इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यही कारण है कि मनी बिल्स की जब हम सेंटर में भी बात करते हैं तो मनी बिल की ऑटोनॉमस पावर जो है वो लोकसभा को दी गई है, ना कि राज्यसभा को, क्योंकि देश का जो पैसा है वो किस तरीके से खर्च होगा उसका डिसीजन जो है वो पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव यानी हाउस ऑफ पीपल ही लेते हैं। और वही लेजिस्लेटिव असेंबली में भी सेम रूल है। तो जो इतनी ऑटोनॉमस पावर है, जो इतनी सेक्रेड पावर है, वो कंसिडरेशन के लिए रख दी जाती है, रिजर्व करने के लिए फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। तो यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पे स्टेट की जो मनी बिल की पावर है वो प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व कर दी जाती है, ठीक है। तो ये दूसरा उसके अंदर जो है वो ये भी बोल सकते हैं स्टेट्स को फॉलो करने के लिए। देन लास्ट में दे आर सेइंग ए पार्ट के 2 पार्ट्स थे एंड बी पार्ट इज विच दे आर सेइंग विच इज द थर्ड थिंग, दैट president shall be competent during the period of any proclamation to issue under this article to issue direction for the reduction of salaries and allowance of any class of person serving in connection with the affairs of union। तो जैसे ऊपर स्टेट किया उस तरीके से यूनियन एम्प्लॉयज की सैलरीज रिड्यूस करने के लिए भी बोला जा सकता है, यूनियन एम्प्लॉय सैलरीज रिड्यूस्ड, ठीक है। इसके अंदर आखिरी में जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है, इंक्लूडिंग दी जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। ये क्वेश्चन आ जाता है कि जो फाइनेंशियल इमरजेंसी के अंदर जो आपका सैलरी रिड्यूस करने की पावर है, क्या उसके अंदर हाई कोर्ट के जजेस आते हैं? वो बच्चे जो ढंग से पढ़कर नहीं गए हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे वहाँ पे। उन्होंने यार रिड्यूस की बात तो पढ़ी थी, एम्प्लॉयज़ की तो पढ़ी थी, ये नहीं पता था यार हाई कोर्ट के जजेस हैं या सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी रिड्यूस करी जा सकती है। मगर उसका आंसर जो है, आंसर उसका होता है यस, रिड्यूस करी जा सकती है। तो दोस्तों ये हमारा 360 जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी के अंदर बहुत ही नॉर्मल तरीके से मैंने आप लोगों को समझाया कि क्या लिखा हुआ है। सो विद दिस आई होप आप लोगों को ये आर्टिकल अच्छे से समझ आया हो। So friends, with this we have come towards the end of our emergency provision series, and
With this end, there will be a new series related to the constitution, important parts of the constitution which I'll be taking up. एंड आप लोग अगर चैनल पे नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा. एंड इफ यू आर ऑल्सो न्यू एंड यू वांट टू एंजॉय अदर पर्क्स, ज्वाइन चैनल एज द मेंबर. एंड डू मेक श्योर कि आप लोग इन वीडियोस को जरूर शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जो लॉ एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो लॉ में इंटरेस्ट रखते हैं. अगली सीरीज मैं किस टॉपिक पे लेकर आऊं, कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, आप लोग ये भी मुझे रिकमेंड कर सकते हैं नीचे. और जो हमारी पिछली सीरीज है जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वो भी आप लोगों को मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी. प्लस उसके साथ साथ यूनियन जुडिशरी की जो सीरीज है, जो कि बहुत ही ज्यादा एक्लेम्ड और बहुत ही ज्यादा लव्ड सीरीज है, वो भी आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी. तो आफ्टर फंडामेंटल राइट्स, यूनियन जुडिशरी एंड इमरजेंसी प्रोविजंस, विल मूव टू अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. आई विल कवर दैट इन अ पार्ट ऑफ अ सीरीज. एंड अगेन, इन सीरीज का जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर रहता है वो रहता है, विल कवर एवरी बिट of the part from the bare act only, reading word to word, because there are a lot of students, a lot of people who want to know the interpretation of these articles, who want to go in detail with these articles. So I am here to do that and make sure कि आप लोग अच्छे से आर्टिकल्स को पढ़ें और अपने एग्जाम में कोई भी गलती करके ना आए.